अस्सलाम वालेकुम SPSC एस्पायरेंट्स। मैं हूं मुक़द्दस अब्बासी और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 9 दैट इज़ थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर में सबसे पहले यहाँ पर आपको जो इस बॉक्स में चीज़ बताई दी है इस पर फोकस करें। दिस वन कि हीट ट्रांसफ़र जो होती है वो थ्री वेज में होती है, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। अब ये हीट ट्रांसफ़र के तीन तरीके क्या होते हैं? आप जो है इस पिक्चर पे, इस डायग्राम पे फोकस करें। देखें यहाँ पर ये कंटेनर जो है वो किसी भी रेडिएशन सोर्स पर रख लें या फिर किसी हॉट प्लेट पर या डायरेक्टली फ्लेम पर रखा हुआ है। ओके, तो फिर इसको हमने जैसे ही हीटअप किया तो वाटर जो है ये बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, हीटअप होना स्टार्ट हो जाएगा। अब क्या होता है कि कंटेनर तो ये रहा, ठीक है, लेकिन अगर आप इसको यहाँ से भी होल्ड करोगे, अगर ये मेटल का बना हुआ है तो अगर आप इसको यहाँ से भी होल्ड करोगे ना तो ये गर्म हो जाएगा। हालांकि हीट का जो सप्लाई है वो तो इस जगह पर हो रहा है, लेकिन आपको यहाँ से भी हीट फील हो रही है जैसे ही पकड़ोगे। तो फिर जो हीट ट्रांसफ़र हो रही है इस कंटेनर से यहाँ तक, जो हीट ट्रांसफ़र हो रही है, इस ट्रांसफ़र ऑफ हीट को हम कहते हैं कंडक्शन। तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई? वो हीट जो कि ट्रांसफ़र हो व्हेन टू मेटल्स आर इन कॉन्टैक्ट। हीट ट्रांसफ़र व्हेन टू मेटल्स आर इन कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड कंडक्शन। कन्वेक्शन जो होती है, कन्वेक्शन भी हीट ट्रांसफ़र का ही एक सोर्स है, लेकिन यहाँ पर जो हीट ट्रांसफ़र होगी वो थ्रू द फ्लूइड होगी। यहाँ से आप यहाँ पर ऊपर अपना हाथ भी रख के फील करेंगे तो आपको जो है फील होगा कि टेम्परेचर ज़्यादा है, हीट अप ज़्यादा हो रहा है। तो ये जो टेम्परेचर आपको फील हो रहा है, ये जो हीट आपको फील हो रही है ना, दिस इज़ ड्यू टू दिस फ्लूइड। ठीक है, और फ्लूइड से जो हीट ट्रांसफ़र हो रही है दैट इज़ कॉल्ड कन्वेक्शन। ठीक, और एक हीट वो है जो कि इस कंटेनर को मिल रही है इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। तो ये जो हीट है, ये जो हीट ट्रांसफ़र है, इट इज़ थ्रू द रेडिएशन। ये रेडिएशन के थ्रू हो रहा है। ठीक है, सो दीज आर थ्री टाइप्स ऑफ रेडिएशन, सॉरी, हीट ट्रांसफ़र। उसके बाद हीट एंड टेम्परेचर। देखिए यहाँ पर हीट एंड टेम्परेचर में ना आपको दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। हीट इज़ एक्चुअली द फॉर्म ऑफ एनर्जी। फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है हीट। लेट सपोज कि ना आपके पास एक वार्म वाटर का ग्लास है, इसमें बहुत ही ज़्यादा वार्म वाटर है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा वार्म्ड है और टेबल पे रखा हुआ है। अब पहले अगर आपने इसको स्टव पे रखा हुआ है तो ये ज़्यादा हीटअप है, हीटअप हुआ हुआ है, लेकिन जब आप इसको रूम टेम्परेचर पर लाते हो तब इसकी हीट जो है इससे रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाती है और ये कूल होना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, अब यहाँ से जो एनर्जी रिलीज़ हुई है वो इस वजह से हुई है रिलीज़ क्योंकि बाहर का जो टेम्परेचर था वो एज़ कम्पेयर टू दिस गिलास वो कम था। ठीक, इस डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर की वजह से ये हीट ट्रांसफ़र हुई, ये एनर्जी ट्रांसफ़र हुई। तो जो एनर्जी ट्रांसफ़र हुई है फ्रॉम हॉट बॉडी टू अ कोल्ड बॉडी, उस एनर्जी ट्रांसफर्ड को हम कहते हैं हीट। हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ट्रांसफर फ्रॉम हॉट बॉडी टू अ कोल्ड बॉडी। ठीक है, जबकि टेम्परेचर जो है ना वो इसी हॉटनेस का जो है उसी इसी हॉटनेस की मेजरमेंट होती है। डिग्री ऑफ हॉटनेस यानी ये आपको बताएगा कि अगर कोई चीज़ हॉट है तो वो कितनी है, यानी इसकी मेजरमेंट क्या है, कितने सेंटीग्रेड तक इसके अंदर हीट है। जबकि हीट जो है दिस इज़ ओनली एनर्जी, टेम्परेचर उस एनर्जी की मेजरमेंट है। ये डिफरेंस होता है। और दूसरा डिफरेंस जो है वो इनके यूनिट का है। हीट को हम जूल्स में मेजर करते हैं और इसके दूसरे यूनिट भी होते हैं जैसे कैलोरी है। और टेम्परेचर का जो ऐसा यूनिट है दैट इज़ केल्विन, और अदर यूनिट्स में इसके सेल्सियस, फ़ारेनहाइट भी आ जाते हैं। ठीक, फिर टेम्परेचर को मेजर करने के लिए जो डिवाइस हम यूज़ करते हैं उसे हम थर्मोमीटर कहते हैं। थर्मोमीटर भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, कुछ क्लिनिकल पर्पजेज़ के लिए यूज़ होते हैं तो कुछ इंडस्ट्रियल पर्पजेज़ के लिए यूज़ हो रहे होते हैं। ठीक, अच्छा, उसके बाद जो इन्वायरमेंटल मेजरमेंट के लिए थर्मोमीटर्स यूज़ होते हैं वो एक्चुअली आपको सेल्सियस में बताते हैं। जितना भी टेम्परेचर होता है वो सेल्सियस स्केल में मेजर करके देते हैं। जैसे अगर हम एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बता रहे हैं तो वो भी सेंटीग्रेड में बताते हैं। ठीक, या फिर रूम टेम्परेचर बता रहे हैं तो वो भी सेंटीग्रेड में बताते हैं। जबकि जो दूसरा स्केल है दैट इज़ फ़ारेनहाइट स्केल, ये वो थर्मोमीटर है या फिर वो स्केल होता है जो कि फ़ारेनहाइट में आपको मेजरमेंट देगा, और ये यूज़ होता है क्लिनिकल पर्पजेज़ के लिए। जैसे कि बॉडी का टेम्परेचर है या फिर जब कोई बीमार होता है, बुखार वगैरह हो जाए, तो जो टेम्परेचर मेजर कर रहे होते हैं बॉडी का तो वो फ़ारेनहाइट में ही बता रहे होते हैं। तो क्लिनिकल पर्पजेज़ के लिए जो टेम्परेचर स्केल यूज़ होता है दैट इज़ फ़ारेनहाइट स्केल। एंड थर्ड वन इज़ केल्विन स्केल, ये इंडस्ट्रियल मेजरमेंट के लिए यूज़ होता है।
जैसे कोई रिएक्शन किस टेम्परेचर पे हो रहा है, या फिर प्रोडक्ट कब जो है वो रिएक्टेंट कब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, कितने टेम्परेचर पे हो रहा है। सो जो इंडस्ट्रियल मेजरमेंट्स के लिए टेम्परेचर स्केल यूज़ होता है ना, वो केल्विन स्केल यूज़ हो रहा होता है। सो ये 3 जो है ना टेम्परेचर के स्केल याद करने हैं, और फिर इनके कन्वर्जन यूनिट्स भी। जैसे जो केल्विन है उसको सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करने के लिए, सेंटीग्रेड को केल्विन में या केल्विन को सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करने के लिए ये कन्वर्जन फैक्टर यूज़ होता है, और ये फ़ारेनहाइट के लिए है, ठीक है। सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट या फ़ारेनहाइट से सेंटीग्रेड में इनकी इंटर कन्वर्जन के लिए यूज़ होता है। इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल करेंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर एक और चीज़ बताई हुई है, ये आपने वैल्यू याद रखनी है कि वाटर की स्पेसिफिक हीट 4200 होती है जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। ये आगे स्पेसिफिक हीट का टॉपिक आएगा, उसमें और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, लेकिन ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। अब हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में आपको ना टेम्परेचर दिया हुआ है 45 सेल्सियस, दिस इज 45 सेंटीग्रेड, ठीक है। इसको कन्वर्ट किस में करना है, फ़ारेनहाइट स्केल में करना है। तो हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, यहाँ पर हम करते हैं इसको कन्वर्ट। देखिए फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूला क्या है कि आप इसको मल्टीप्लाई कर दो 1.8 से, किसको, सेंटीग्रेड स्केल को, और फिर उसमें प्लस कर दें आप सॉरी, अच्छा उसके बाद 32, ठीक। जब आप 1.8 को सेंटीग्रेड में प्लस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, सेंटीग्रेड यहाँ पर मौजूद था 45, इसको आप जब 1.8 से मल्टीप्लाई करोगे तो जो भी आंसर आए, लेट सपोज इट इज़ एक्स, तो उसमें आप ऐड कर दें 32, इन दिस वे यू विल गेट द आंसर। तो यहाँ पर जो आंसर आ रहा है दैट इज़ 113, ओके, हेयर इट इज़। तो आप इसकी प्रैक्टिस भी कर लें, इससे रिलेटेड कुछ और भी न्यूमेरिकल्स होंगे तो वो भी आप कर लीजिएगा सॉल्व, ओके। अब जो टॉपिक है दैट इज़ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी क्या होती है, यहाँ पर देखें, अगर हमारे पास लेट सपोज एक कंटेनर है या कोई सा भी सब्सटेंस है, ठीक है, इसका टेम्परेचर है 30 सेंटीग्रेड। अब 30 सेंटीग्रेड टेम्परेचर इसका, अगर हम इसको हीट कर रहे हैं तो इसका टेम्परेचर भी इंक्रीज़ हो जाएगा। अब 30 से 31 तक भी लाने के लिए, यानी 1 डिग्री सेंटीग्रेड इसका चेंज करने के लिए जो हीट इसको हम दे रहे हैं, उस अमाउंट ऑफ हीट को हम कहते हैं हीट कैपेसिटी, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन को अगर हम पढ़ें, हीट कैपेसिटी जो है कि हीट इज एडेड टू अ सब्सटेंस टू रेज इट्स टेम्परेचर बाय 1 सेंटीग्रेड, यानी 1 सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट हमने ऐड किया उस एडेड हीट को हम हीट कैपेसिटी कह रहे हैं। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो आप जहन में रख लें, क्यू अपॉन डेल्टा टी, क्यू मीन्स टेम्परेचर, डेल्टा टी यानी चेंज इन टेम्परेचर। तो जितनी हीट इसने ली है और टेम्परेचर को चेंज करने के लिए उसको हम कह रहे हैं सी, सी को हम हीट कैपेसिटी के लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, हर एक मटेरियल की ना हीट कैपेसिटी डिफरेंट होती है, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल। जैसे कि यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज़ गिवन है, तो अब देखिए कि वाटर की वैल्यू ज़्यादा आ रही है एज़ कम्पेयर टू आइस के मुकाबले, या फिर इथाइल अल्कोहल के मुकाबले वाटर की ज़्यादा वैल्यू आ रही है। अब ये जो वैल्यू ज़्यादा आई हुई है हीट कैपेसिटी की, ये क्या शो कर रही है, ये शो कर रही है कि अगर आप एक ही टेम्परेचर पे वाटर को भी हीट कर रहे हो, इथाइल अल्कोहल को भी हीट कर रहे हो, तो सबसे पहले जो हीटअप होगा वो इथाइल अल्कोहल होगा, बाद में जाके वाटर हीटअप होगा। क्योंकि स्पेसिफिक हीट जितनी ज़्यादा होगी दैट मीन्स उसको और ज़्यादा हीट चाहिए हीटअप होने के लिए, टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए। तो सबसे पहले इसमें हीटअप होने वाला कंपाउंड इथाइल अल्कोहल होगा। अगर हम जिस कंपाउंड को हीट कर रहे हैं उसका मास भी फिक्स्ड कर लें, लेट सपोज हम उसका मास 1 किलोग्राम रख रहे हैं, तो फिर इसके लिए टर्म जो हम यूज़ करेंगे वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की टर्म यूज़ करेंगे। यानी ये जो सब्सटेंस हमने ऊपर हीटअप किया था, इस टेम्परेचर का मास अगर 1 किलोग्राम है, तो अगर हम मास को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं तो इसे हम हीट कैपेसिटी नहीं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहेंगे। तो डेफिनेशन इज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड to raise the temperature of 1 kilogram of substance through 1 centigrade is called specific heat capacity। तो यहाँ पर मास भी इन्वॉल्व हो रहा है। दिस इज द फॉर्मूला यूज्ड फॉर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। दोनों के फॉर्मूलाज लिखिएगा, हीट कैपेसिटी के भी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, दोनों के फॉर्मूलाज आप नोट कर लें और यहाँ से यूनिट भी ड्राइव करना सीख लें। जैसे अगर हम हीट कैपेसिटी की बात करें तो यहाँ पर जस्ट हीट और टेम्परेचर इन्वॉल्व है, तो हीट का यूनिट होता है जूल और जो टेम्परेचर उसका यूनिट होता है केल्विन। तो जूल पर केल्विन यूनिट हो गया हीट कैपेसिटी का। लेकिन जब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात होती है तो केल्विन के साथ साथ हमने मास को भी इन्वॉल्व कर रखा है, तो मास का यूनिट भी लग जाएगा। तो इसका जो यूनिट होगा जूल पर किलोग्राम केल्विन होगा। हेयर इट इज जूल पर किलोग्राम पर केल्विन, दिस इज द यूनिट दैट वी विल बी यूजिंग, ओके।
यहाँ पर एक वर्कड एग्जाम्पल गिवन है कि द थर्मल एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 50 ग्राम ऑफ वाटर from 40 to 70 centigrade is 6300 joules. Calculate specific heat capacity of water. देखें यहाँ पर हमें जो मास गिवन है वो है 50 ग्राम। अगर आप इसको 1000 से डिवाइड करोगे तो इट विल गिव यू 0.05 एंड इट विल बी इन किलोग्राम्स। ठीक है, तो ये कन्वर्जन करना मत भूलिएगा। ठीक, उसके बाद जो टेम्परेचर के अंदर चेंज आ रहा है 70 to 30 या 30 to 70, वो जो इंक्रीज आ रहा है तो आप डायरेक्टली उसको 40 to 70 जा रहा था तो आप डायरेक्टली उसको माइनस कर दें। 70 से आप जब 40 को माइनस करोगे तो 30 सेंटीग्रेड आंसर आएगा। वैसे केल्विन में टेम्परेचर रखना होता है, लेकिन जब भी आपको माइनस करनी पड़े तो आप उसको केल्विन में कन्वर्ट ना करें, तो सेम ही आंसर आ जाता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद हीट जो गिवन थी दैट वाज अबाउट 6300 जॉल्स। ठीक है, अब हमारे पास जो फॉर्मूला है दैट इज हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम सब्सटेंस बाय 1 सेंटीग्रेड। हीट हमारे पास जो गिवन है दैट इज 6300 और राइट, मास जो गिवन है वो है 0.05 और इसको मल्टीप्लाई कर दें आप टेम्परेचर से दैट इज़ 30 सेंटीग्रेड। ठीक है, अच्छा उसके बाद आप इसको सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्टली, कैलकुलेटर यूज़ ना करें ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। इस ज़ीरो को हटाएंगे तो ऊपर 2 ज़ीरो और आ गए एंड इट विल बी कैंसल्ड लाइक दिस। उसके बाद नीचे अपॉन में आए 15, ऊपर जो वैल्यू बची है दैट इज़ 63,000। अब ये इजी हो गया इसको सॉल्व करना। आप इस पर टेबल लगा कर इसको फर्दर सॉल्व कर लें तो आंसर जो है यहाँ से मैच कर लीजिएगा, इट विल बी 4200 किलोग्राम पर केल्विन। और ये वैल्यू फिक्स्ड है। ठीक है, ये वैल्यू फिक्स्ड है। वाटर के लिए हमेशा जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी रहेगी वो 4200 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन ही रहेगी। और उसके बाद ये कुछ टर्म्स हैं जैसे हीट ऑफ फ्यूजन और हीट ऑफ वेपराइजेशन। इनकी डेफिनेशन यहाँ पर इसमें हाईलाइटेड पोर्शन में गिवन है, आप देख लीजिएगा कि सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसे हम कहते हैं हीट ऑफ फ्यूजन, और फिर लिक्विड से गैस में जाने के लिए जो हीट एनर्जी चाहिए होती है उसे हम हीट ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं। यहाँ पर आपको बताया हुआ है कि जो हीट ऑफ फ्यूजन है फॉर वाटर इट इज़ 334 जूल पर ग्राम, और जो हीट ऑफ वेपराइजेशन है वाटर की वो है 2230 यानी 22,230 जूल पर ग्राम। ठीक है, तो यहाँ वैल्यू से भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो हीट ऑफ वेपराइजेशन होती है वो हीट ऑफ फ्यूजन से ज़्यादा होती है, काफ़ी ज़्यादा होती है। रीज़न ये है क्योंकि लिक्विड से जब आप गैस में जा रहे हो ना तो मॉलिक्यूल्स को और ज़्यादा दूर दूर लेकर जाना होता है एंड इट रिक्वायर्स ग्रेटर एनर्जी, दैट्स वाई हीट ऑफ वेपराइजेशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन हीट ऑफ फ्यूजन। उसके बाद यहाँ पर ना डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट एंड एवापोरेशन, इसको भी देख लीजिएगा कि एवापोरेशन का मतलब होता है लिक्विड का गैस में कन्वर्ट हो जाना, और बॉइलिंग भी यही होता है लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाना। डिफरेंस क्या है दोनों में कि एवापोरेशन जो होती है ना उसमें हम हीट प्रोवाइड नहीं करते, एक्सटर्नल सोर्स नहीं देते हीट का। ठीक है, जबकि बॉयल करने के लिए हमें उसे हीट करना पड़ता है। तो जब हम हीट करें फिर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए कोई चीज़ तो उसे हम कहेंगे बॉइलिंग, और बगैर हीट के अगर कोई चीज़ लिक्विड से गैस में जा रही है तो वो एवापोरेशन में इंक्लूडेड होगी। ऑलराइट, उसके बाद जो एवापोरेशन होती है वो किसी भी टेम्परेचर पर हो जाती है, बिलो बॉइलिंग पॉइंट एट एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पर हो सकती है। रूम टेम्परेचर पे भी एवापोरेशन हो सकती है। ठीक है, जबकि बॉइलिंग जो होती है वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर होती है, इसी वजह से उसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं बॉइलिंग पॉइंट। एंड देन देयर इज़ अ डिफरेंस ऑफ कूलिंग, कि एवापोरेशन जो होती है जब भी होगी तो कूलिंग काज करेगी, जबकि बॉइलिंग जो होती है उसकी वजह से कूलिंग नहीं होती। एवापोरेशन जो होगी वो स्लोली होती है, जबकि बॉइलिंग जो होती है वो फास्टली हो जाती है। ठीक, उसके बाद ये सरफेस पर होती है एवापोरेशन, जबकि बॉइलिंग जो है वो थ्रू आउट द लिक्विड, पूरे लिक्विड में हो रही होती है। ओके, और लास्ट डिफरेंसेस के बबल फॉर्मेशन जो है वो एवापोरेशन में नहीं होती, जबकि बबल्स आर फॉर्म्ड इन बॉइलिंग। तो इन डिफरेंसेस को आप याद कर लें। ठीक, ये टेबल याद करने की नीड नहीं है। उसके बाद आते हैं एवापोरेशन काजेज कूलिंग। यस, यहाँ पर यह है कि जब भी एवापोरेशन होती है ना तो कूलिंग काज होती है। जैसे हमारे हाथ पे अगर स्पिरिट भी लग जाता है तो स्पिरिट जैसे एवापोरेट होता है ना तो कूलिंग फील होती है। वो इस वजह से क्योंकि जब भी ऐसे मॉलिक्यूल्स जिन जैसे वाटर के मॉलिक्यूल्स हों, जैसे स्पिरिट के मॉलिक्यूल्स ही हों, वो किसी न किसी एनर्जी के साथ मूव कर रहे होते हैं, जिस एनर्जी को हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो अगर उनको टेम्परेचर मिल जाए ना तो उनकी काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है।
ठीक है। अब जब इनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी तो फिर ये सरफेस से बाहर आ जाते हैं। सरफेस से बाहर आने की वजह से जो पीछे मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, उनकी एनर्जी लो हो जाती है, क्योंकि ये बाहर जाने के लिए जो सराउंडिंग के मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, उनसे भी एनर्जी लेके बाहर आ जाते हैं, और जो पीछे मॉलिक्यूल्स रह जाते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी लो हो जाती है। जब उनकी काइनेटिक एनर्जी लो हो जाती है तो उनका टेम्परेचर भी डिक्रीज हो जाता है, एज अ रिजल्ट कूलिंग हो जाती है। ठीक है, सो दिस इज द रीजन बिहाइंड कूलिंग। ओके, अच्छा उसके बाद यहाँ पर एक टर्म है वोलेटाइल लिक्विड्स। वोलेटाइल लिक्विड्स उन लिक्विड्स को कहते हैं जो लो टेम्परेचर पे ही गैस में कन्वर्ट हो जाए, या फिर ऐसे टेम्परेचर जिनकी बॉइलिंग पॉइंट जो होती है वो कंपैरेटिवली लो होती हो। तो जिनकी बॉइलिंग पॉइंट लो होती है ना, उनको थोड़ा सा टेम्परेचर दो, वो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ऐसे लिक्विड्स को हम कहते हैं वोलेटाइल लिक्विड्स। ठीक, वेपर प्रेशर भी इनका हाई होता है। अच्छा उसके बाद यहाँ पर कुछ फैक्टर्स हैं जो कि एवापोरेशन पे इफ़ेक्ट करते हैं। जैसे पहले है टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एवापोरेशन भी इंक्रीज़ होती है। ठीक है, यानी डायरेक्ट रिलेशनशिप। विंड स्पीड, स्पीड ऑफ विंड भी अगर इंक्रीज़ होगी तो एवापोरेशन का रेट भी इंक्रीज़ हो जाएगा, यानी एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है। उसके बाद सरफेस एरिया है। एरिया से भी क्या होता है कि जितना सरफेस एरिया बड़ा होगा उतने ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एवापोरेट कर जाते हैं। तो दिस इज़ ऑल्सो हैव डायरेक्ट रिलेशन। उसके बाद ह्यूमिडिटी है। ह्यूमिडिटी जो होता है वाटर वेपर्स का एटमॉस्फेयर में हो जाना, उसे हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। तो ह्यूमिडिटी की वजह से एवापोरेशन का रेट डिक्रीज होता है। दैट मीन्स के इसका एवापोरेशन के साथ ना इनवर्स रिलेशनशिप है। फिर आते हैं नेचर ऑफ लिक्विड पे। वो लिक्विड्स जिनकी बॉइलिंग पॉइंट लोअर होती है, जिन्हें हम वोलेटाइल लिक्विड्स कह रहे थे, तो वोलेटाइल लिक्विड्स की नेचर ऐसी होती है कि वो जल्दी से एवापोरेट हो जाते हैं। ठीक है, तो एवापोरेशन नेचर पे भी डिपेंड करती है। वोलेटाइल लिक्विड्स जो होंगे वो इजीली और जल्दी से ही एवापोरेट हो जाएंगे, जबकि नॉन वोलेटाइल देर से होते हैं। फिर सोल्यूट कंसंट्रेशन है। जो साल्टी चीज़ें होंगी, साल्टी वाटर होगा, वो बाद में एवापोरेट होगा, यानी इनवर्स रिलेशनशिप है। जितना सोल्यूट कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी उतनी एवापोरेशन जो होगी वो स्लो हो जाएगी। सो इट हैज़ इनवर्स रिलेशनशिप। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं जब भी किसी सॉलिड मटेरियल को या किसी भी सब्सटेंस को जब हीट किया जाए तो उसकी लेंथ, विड्थ, हाइट किसी भी एरिया में एक्सपेंशन हो जाए, इंक्रीज आ जाए, उनकी लेंथ में या वॉल्यूम में इंक्रीज आ जाए, तो उसे हम थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। एक्सपेंशन ऑफ सब्सटेंस ऑन हीटिंग इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन। ये कुछ एग्जाम्पल्स दी हुई हैं। यहाँ पर देखें कि रेल का ट्रैक जो है इसमें एक्सपेंशन आया है, और यहाँ पर वायर्स में देखें गर्मी की वजह से एक्सपेंशन आ जाता है, और यहाँ पर ब्रिज है, ब्रिज में भी एक्सपेंशन आया हुआ है। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं इसकी। एक्सपेंशन जो होता है वो क्यों आता है? क्योंकि सॉलिड मटेरियल्स के मॉलिक्यूल्स वैसे ही वाइब्रेट कर रहे होते हैं। जैसे ही उनको हीट किया जाता है तो वो और ज़्यादा उनकी वाइब्रेशन इंक्रीज हो जाती है, और वाइब्रेशन इंक्रीज होने के बाद वो ग्रेटर एम्पलीट्यूड पे वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं। एज अ रिजल्ट क्या होता है, उनके अंदर एक्सपेंशन आ जाता है। एक्सपेंशन दो तरह का होता है। अगर लेंथ में एक्सपेंशन आ रहा है तो लीनियर एक्सपेंशन, और अगर वॉल्यूम में एक्सपेंशन आ रहा है तो वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन कहेंगे। यहाँ पर इनकी डेफिनेशंस भी गिवन है कि लीनियर एक्सपेंशन इज द एक्सपेंशन इन द लेंथ ऑफ द सॉलिड। जब सॉलिड को हीटअप किया जाए और उसकी लेंथ में इंक्रीज आए तो वो लीनियर एक्सपेंशन होगा। इसे हम वन डायमेंशनल एक्सपेंशन भी कहते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज होगा फॉर द linear expansion. Change in length is directly proportional to the original length and change in temperature. और ये जो अल्फा का साइन है, दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। इसकी वैल्यू हर मटेरियल की फिक्स्ड होती है। ये अल्फा की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतना जल्दी ही वो एक्सपेंड हो जाता है हीट करने पर। ठीक है, और वॉल्यूम एक्सपेंशन जो है वो एक्सपेंशन इन वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड ऑब्जेक्ट, यानी पूरा का पूरा वॉल्यूम उसका, यानी लेंथ में भी चेंज आए और विड्थ में भी, हाइट में भी, हर जगह से उसमें इंक्रीज आ जाए। जैसे इस क्यूब बॉक्स को देख लें कि ये इंक्रीज होके किस तरीके से इसका साइज इंक्रीज हो गया, तो ये वॉल्यूम एक्सपेंशन होता है। ठीक है, दिस इज थ्री डायमेंशनल एक्सपेंशन। द रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर एंड वॉल्यूम एक्सपेंशन इज गिवन हेयर। अच्छा उसके बाद ये भी देख लें कि यहाँ पर ये जो है, ये इक्वेशन जो है वो वॉल्यूम एक्सपेंशन के लिए है। चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल्स टू बीटा वी डेल्टा टी। चेंज इन वॉल्यूम, वी इज ओरिजिनल वॉल्यूम, डेल्टा टी इज चेंज इन टेम्परेचर। तो कह रहे कि अगर लेंथ थोड़ी सी है तो जो इसमें एक्सपेंशन होगा वो भी थोड़ा सा ही आएगा, यानी इतना ज़्यादा नहीं आएगा, लेकिन जितनी ओरिजिनल लेंथ ज़्यादा होगी उतना ही उसके अंदर एक्सपेंशन भी ज़्यादा आएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला में इस तरीके से बता रहा है। और ये भी कि टेम्परेचर अगर कम प्रोवाइड करोगे तो भी एक्सपेंशन कम होगा, अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो एक्सपेंशन भी ज़्यादा आ जाएगी। ठीक है, तो टेम्परेचर और ओरिजिनल लेंथ या ओरिजिनल वॉल्यूम से डायरेक्ट रिलेशनशिप है। लीनियर एक्सपेंशन के लिए हम टर्म यूज़ कर रहे थे अल्फ़ा।
इट वॉज इट्स कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, जबकि वॉल्यूम एक्सपेंशन के कोएफिशिएंट को हम बीटा से शो करते हैं। और अल्फा और बीटा के बीच में जो रिलेशनशिप है इट इज गिवन हेयर, बीटा इज इक्वल्स टू 3 अल्फा। इससे ये शो हो रहा है कि जो वॉल्यूम एक्सपेंशन होती है वो लीनियर एक्सपेंशन से कई ज़्यादा होती है। नेक्स्ट वी हैव एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस में आप ये जस्ट कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं देख लीजिएगा, टर्मिनोलॉजीज तो नहीं है, ये एप्लीकेशंस ही है इसकी, लेकिन आप इनकी शॉर्ट शॉर्ट डेफिनेशन को देख लेना। जैसे बायोमेटेलिक थर्मोस्टेट है, इसमें भी लीनियर एक्सपेंशन का कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है, लेकिन इसको यूज़ क्यों किया जाता है और कहाँ यूज़ किया जाता है यहाँ से ये देखना है हमें। तो आयरन ओवन, आयरन वाटर हीटर्स, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशंस में ये बायोमेटेलिक थर्मोस्टेट यूज़ होती है। ठीक है, ये इसी लीनियर एक्सपेंशन थर्मल एक्सपेंशन के प्रिंसिपल पे वर्क करती है एंड इट इज़ यूज्ड टू कंट्रोल द टेम्परेचर। राइवेट्स जो होते हैं इनको यूज़ किया जाता है फॉर ज्वाइनिंग मेटल प्लेट्स, ये भी थर्मल एक्सपेंशन के ही प्रिंसिपल पे वर्क करता है। कार रेडिएटर कूलेंट है, इसको प्योर वाटर की बजाय यूज़ किया जाता है कार के इंजन्स में। और थर्मोमीटर के अंदर जो मरकरी की एक्सपेंशन हो रही होती है, दिस इज़ ऑल्सो एप्लीकेशन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। रेल के ट्रैक्स का इंक्रीज हो जाना गर्मियों में, दिस इज़ ऑल्सो ड्यू टू थर्मल एक्सपेंशन। तो ये कुछ इसकी एप्लीकेशंस थी। अब ये वाली एग्जाम्पल जो आप सॉल्व कर देना कि कॉपर की रॉड इसकी 15 मीटर लेंथ है, चेंज जो टेम्परेचर के अंदर आ रहा है वो 55 का चेंज आ रहा है, और फिर इसकी कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन भी गिवन है, तो फॉर्मूला में जस्ट पुट करना है और ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब हम एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं। हेयर दे आर। हीट इज़ द फॉर्म ऑफ, देखिए ये तो सिंपल सी डेफिनेशन है कि हीट एनर्जी की फॉर्म है। उसके बाद है कि हीट कैपेसिटी इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास। ये जो है थोड़ा सा ट्रिकी था, ट्रिकी ज़्यादा भी नहीं है। देखें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का जो फॉर्मूला होता है ना, स्मॉल सी से लिख रही हूँ, उसका फॉर्मूला होता है कि डेल्टा क्यू, सॉरी क्यू अपॉन एम डेल्टा टी। ठीक है, दिस वाज द फॉर्मूला फॉर हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब इसमें से अगर मैं क्यू अपॉन डेल्टा ई को जो है वो, सॉरी, ये जो Q अपॉन डेल्टा ई है ये था हीट कैपेसिटी, तो मैं इसको सिंपली H से लेट सपोज लिख रही हूँ। ठीक है, ये है हीट कैपेसिटी है, अपॉन में इसके आ जाएगा M, तो ये भी इक्वल है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के। तो दोनों तरीके से ये फॉर्मूला सेट है। अब यहाँ पे सवाल में हमसे पूछा जा रहा है कि जो हीट कैपेसिटी है वो किसके इक्वल है, तो वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की प्रोडक्ट है विद द मास। ये M यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा तो H की वैल्यू हो जाएगी CM, यानी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मल्टीप्लाई बाय मास। ठीक है, तो ये इस तरीके से प्रोडक्ट आ गई। अब सवाल में भी हमसे यही पूछा जा रहा है कि जो हीट कैपेसिटी है वो किस चीज़ की प्रोडक्ट है, मास एंड स्पेसिफिक हीट की प्रोडक्ट होगी। उसके बाद है द अमाउंट ऑफ हीट नीडेड टू कन्वर्ट अ सब्सटेंस फ्रॉम लिक्विड टू गैस। लिक्विड से गैस में जाने के लिए जो हीट चाहिए होती है उसे हम हीट ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट। देन थर्मल एनर्जी ट्रांसफर रिक्वायर्ड पर यूनिट मास टू इंक्रीज द टेम्परेचर बाय 1 सेंटीग्रेड और 1 केल्विन। तो पर यूनिट मास की बात आ गई तो ये स्पेसिफिक हीट में चला गया। ठीक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अ फिक्स्ड टेम्परेचर एट विच अ प्योर लिक्विड बॉयल, बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे इसको सिंपली, क्योंकि बॉयल हो रहा है लिक्विड, तो प्योर लिक्विड जब बॉयल हो तो बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगी। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो आइस की मेल्टिंग पॉइंट 0 सेंटीग्रेड होती है। ये सारा कुछ टेबल में बताया हुआ था ऊपर, अगर आपने बुक रीडिंग की होगी तो आपसे एमसीक्यूज इजीली सॉल्व हो जाएंगे। थर्मल एनर्जी ट्रांसफर रिक्वायर टू चेंज अ सॉलिड इनटू लिक्विड विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर, तो सॉलिड से लिक्विड में चेंज करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसे हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। और यहाँ पर भी यही सेम सवाल है, लेकिन यहाँ पर लिक्विड से गैस में जा रहे हैं तो हम इसको कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। एवापोरेशन कैन अकर एट, एवापोरेशन किसी भी टेम्परेचर पर हो सकती है, तो ऑल टेम्परेचर होगा। रेट ऑफ एवापोरेशन ऑफ अ लिक्विड कैन बी इंक्रीज्ड। देखिए रेट ऑफ एवापोरेशन ह्यूमिडिटी को इंक्रीज करने से नहीं बढ़ेगा क्योंकि इन्वर्स रिलेशनशिप है। अच्छा, टेम्परेचर को इंक्रीज करने से रेट ऑफ एवापोरेशन बढ़ सकता है, लेकिन यहाँ डिक्रीजिंग टेम्परेचर है तो ये भी नहीं होगा। देन वी हैव इंक्रीजिंग इट्स बॉइलिंग पॉइंट, तो ये भी नहीं होगा, इस बॉइलिंग पॉइंट से भी इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। रेट ऑफ एवापोरेशन बाय डिक्रीजिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यस इट इज़, कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को डिक्रीज करेंगे तो एवापोरेशन का रेट भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इससे बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होती है। लास्ट एमसीक्यूज इज लीनियर थर्मल एक्सपेंशन ऑफ अ सॉलिड डिपेंड्स अपॉन, तो हमने पढ़ा था कि जो लीनियर थर्मल एक्सपेंशन है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक ओरिजिनल लेंथ और दूसरा चेंज इन टेम्परेचर। तो यहाँ पर दोनों चीज़ें हैं, इंक्रीज इन टेम्परेचर, ओरिजिनल लेंथ। तीसरा ऑप्शन क्या है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल, तो इस पे भी डिपेंड करता है। कुछ मटेरियल जो होते हैं वो एक्सपेंड ज़्यादा होते हैं, तो कुछ कम होते हैं एक्सपेंड, तो मेटल जो होते हैं वो जल्दी एक्सपेंड हो जाते हैं। ठीक है, तो मटीरियल पे भी डिपेंड करता है, तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। ठीक है,
तो यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। लाजमी नहीं है कि आप ये बस 10 से 11 MCQ सॉल्व कर लिया तो चैप्टर कंप्लीट हो गया। जितना आप अगर 50% अपना ध्यान रीडिंग पर लगा रहे हो, बुक रीडिंग पर लगा रहे हो ना, तो 50% आपका ध्यान जो है वो MCQs की तरफ भी होना चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से आपकी तैयारी अच्छे से हो सकेगी। ऑल द बेस्ट एंड वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।